नमस्कार, मैं हूँ वर्षा जोशी। वैभव पांडे स्पिरिचुअल पॉइंट की 7वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सब भाग्यशाली हैं कि इस चर्चा सत्र के लिए हमें जाने माने संगीतकार, गजल गायक, अभ्यासक, चिंतक श्री अतुल दिवे जी का सहवास प्राप्त हुआ है। अतुल जी, वैभव पांडे स्पिरिचुअल पॉइंट की 7वीं कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए हम सब इस चर्चा सत्र में शामिल होते हैं। नमस्कार। वैभव जी, आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मैंने आपके पहले 6 कड़ी जो है वो देखी है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश भी की है और दर्शकों को काफी चीजें समझ में आई है। मैं कहना चाहूंगा आपके लिए कि कोई ऐसी भी कड़ी आप बनाइए कि जिसमें मैं संगीत का साधक हूँ, उस नाते कहना चाहूंगा कि अध्यात्म और संगीत इसका कुछ संयोग, इसका कुछ संबंध है। बिल्कुल सही बात है। तो वो एक कड़ी में अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं तो संगीत साधकों को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल। तो लेकिन आज हम लोग संगीत पे नई बात करेंगे क्योंकि नया विषय मेरे लिए है। बिल्कुल सही है। कुछ सवाल मेरे मन में आए हैं। बिल्कुल, उसके लिए एक अलग ही हमें कुछ बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल अलग से बैठना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल सही है। सो मैं कहता हूँ कि मुझे पूछना है आपको कि अध्यात्म आप जो बता रहे हैं, आपका जो विज्ञान को मद्देनजर रखते हुए अध्यात्म आपने बताया है। बिल्कुल। तो मेरा एक सवाल ऐसा है कि भक्ति और अध्यात्म, अगर किसी को हम अध्यात्म के बारे में कहें तो वो पहले ये कहता है कि अध्यात्म यानी भक्ति, ऐसा समझ है या ऐसा है? तो क्या आप बता सकेंगे कि अध्यात्म और भक्ति इन दोनों का कितना ज्यादा परस्पर रिलेशन है? अच्छा, एकदम सही सवाल पूछा है आपने। अभी अध्यात्म और भक्ति की अगर हम बात करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भक्ति एक अध्यात्म का ही एक भाग है, एक हिस्सा है। अध्यात्म में हर व्यक्ति की एक अपनी खुद की सोच होती है, एक खुद की राह होती है, और ये सभी राहें जो हैं, ये सभी राहें हम कह सकते हैं कि मोटे तौर पर 4 योग होते हैं, 4 प्रकार के योग होते हैं, उनमें बांटी जा सकती है। और ये 4 योग हैं भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। अभी इसमें भक्ति योग जो आता है उसमें हम कह सकते हैं कि आप जो भक्ति का जिक्र कर रहे हैं वो भक्ति योग में आता है। अब अगर कोई कर्म मार्ग पर जाना चाहता है तो उसके लिए कर्म योग है, कोई ज्ञान मार्ग पर जाना है तो उसके लिए ज्ञान योग है। अब यहाँ पर हर व्यक्ति को ये सोचना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि उसकी सोच, उसका स्वभाव, उसकी राह किस योग में आती है, किस मार्ग पर आती है। और भक्ति जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनका भक्ति मार्ग है, भक्ति योग है। और हम ये जो चिंतन कर रहे हैं स्पिरिचुअल पॉइंट, वैभव पांडे स्पिरिचुअल पॉइंट के माध्यम से हमारा ये जो चल रहा है, खोज का सत्र जो चल रहा है, उसको हम कह सकते हैं कि ये ज्ञान मार्ग है, ये ज्ञान योग का हिस्सा है। क्योंकि हम इसमें बुद्धि, आकलन या फिर लॉजिक, रीजन, इसका सहारा लेकर जा रहे हैं। विज्ञान का कोई निकष या विज्ञान के सिद्धांतों को आधार बनाकर हम इसको आगे लेके जा रहे हैं या फिर इसकी खोज कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ज्ञान मार्ग का एक हिस्सा है। लेकिन जैसा कि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में कहा है कि ये सभी मार्ग जो हैं, ये सभी राहें, ये भले ही दिखने में अलग अलग दिखती हैं, लेकिन ये अलगाव जो है, ये भिन्नता जो है, ये सिर्फ पेरीफेरी पर होती है, सर्कल पर होती है। और हम जैसे ही सर्कल छोड़कर अंदर, जैसे जैसे अंदर सेंटर की तरफ जाना शुरू करते हैं, वैसे वैसे ये भिन्नता जो है ये कम होना शुरू हो जाती है और इन राहों में एक जैसापन जो है ये हमें दिखना शुरू होता है। तो इसलिए भक्ति का तो है ही स्थान अध्यात्म में, अनेक मार्गों में से एक है। और दूसरी बात ये भी है कि किसी एक योग का प्रकार जो है, जैसे कि भक्ति है, ज्ञान है, तो किसी एक योग में भी अलग अलग प्रकार की हजारों राहें हो सकती हैं। तो भक्ति उसमें से एक राह है और उसमें भी अनेक राहें होती हैं।
तो हर किसी को ये खोजना है कि उसके लिए कौन सी राह जो है वो योग्य हो सकती है। और भक्ति जो है इस तरह से एक अध्यात्म का ही हिस्सा है, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत अच्छा। वैभव जी, मुझे भी एक सवाल और आया है कि अध्यात्म जो हम लोग परिधि पर घूम रहे हैं, हमको सेंटर की तरफ जाना है, तो वो सेंटर की तरफ जाने के लिए या हम जो परिधि पे हमने जो एम रखे हैं, किसी को सिंगर बनना है, किसी को म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, किसी को बड़ा एडवोकेट बनना होगा, किसी को पॉलिटिशियन बनना है या बड़ा बिजनेसमैन बनना है, यहाँ पहुंचने के लिए अध्यात्म का कुछ फायदा हो सकता है? बिल्कुल, ये सही प्रश्न है, एक प्रैक्टिकल लेवल का जिसे हम कहते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि भाई आप अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें करके क्या फायदा है, उसका प्रैक्टिकल जीवन में तो कुछ उपयोग होना चाहिए। तो अभी अतुल जी, इसमें ये बात जानने से पहले हमें ये थोड़ा समझना जरूरी है कि कंसंट्रेशन और मेडिटेशन जो होता है उसमें क्या फर्क है। क्योंकि अक्सर हमारी ये गलतफहमी होती है कि मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है वगैरह वगैरह, लेकिन कंसंट्रेशन में एक्सक्लूसिविटी होती है, यानी कि मेरी बाकी सारी एनर्जीज को दबा के, सप्रेस करके मैं सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करता हूँ कंसंट्रेशन में। लेकिन मेडिटेशन में ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन में इंक्लूसिविटी होती है, देयर इज मोर एंड मोर एक्सेप्टेंस, उसमें किसी एनर्जी को दबाया नहीं जाता है। तो अगर हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या फिर सिंगर बनना चाहते हैं, हमारा कोई ध्येय है, तो हम उसको किस तरह से साध्य करेंगे? कंसंट्रेशन के माध्यम से, बाकी सारी एनर्जीज को दबा के सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना है और वो हासिल करना है। देखिए, महाभारत में अर्जुन का लक्ष्य जो था वो आंख था, तो उस आंख की तरफ उसका जो लक्ष्य था वो एक मेडिटेटिव स्टेट से उभर कर आया था। ऐसा नहीं कि उसने बाकी एनर्जीज को सप्रेस किया था। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि हमको एक लक्ष्य की ओर ध्यान देने के लिए बाकी बहुत सारी एनर्जीज को सप्रेस करना पड़ता है, और इस तरह से वो लक्ष्य हासिल भी होता है। तो ऐसी सफलता में एक छटपटाहट होती है, एक बेचैनी होती है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कंसंट्रेशन जो है ये बचपन से हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जब हम स्कूल में थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, केजी में, सेकंड स्टैंडर्ड में थे, तब से हमें ये सिखाया जा रहा है कि इधर उधर मत देखो, सिर्फ इधर ध्यान दो, कंसंट्रेट करो, या फिर खिड़की के बाहर मत देखो। इस संदर्भ में मुझे एक हल्की सी कुछ एक छोटा सा चुटकुला याद आ रहा है जो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक छोटा बच्चा है, स्कूल में बैठा है और वो खिड़की के बाहर देख रहा है, क्योंकि खिड़की के बाहर एक पेड़ है और पेड़ पर बंदर बैठा है और ये बच्चा उस बंदर की तरफ देख रहा है। सो टीचर इज वेरी एंग्री इन द क्लास नेचुरली, और टीचर कह रही है बच्चे को कि व्हाई आर यू लुकिंग एट दैट मंकी व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर। मैं जब यहाँ खड़ा हूं तो तुम बंदर की तरफ क्यों देख रहे हो? तो ये कंसंट्रेशन जो है ये बचपन से हमारी मानसिकता का भाग बन गया है कि ये ऐसा ही होता है, और हम इसको बिल्कुल ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ऐसा ही होता है। हम सोच रहे हैं कि ये नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, लेकिन नेचुरल वे ऑफ लिविंग कंसंट्रेशन नहीं है, मेडिटेशन है। और ये पर्टिकुलरली हमारे माइंडसेट के लिए, ईस्टर्न इंडियन माइंडसेट जो है, इसके लिए बहुत ज्यादा ये सही साबित होता है। और मेडिटेशन में क्या होता है कि हम किसी एनर्जी को दबाते नहीं है, बल्कि हर एनर्जी को उसकी एक जगह हम अपनी चेतना में, अपनी कॉन्शियसनेस में देते हैं मेडिटेशन में। उदाहरण के तौर पर महात्मा गौतम बुद्ध को लेते हैं। अभी ऐसा नहीं कि गौतम बुद्ध में गुस्सा नहीं था, गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से को एक उन्होंने जगह दी थी अपने कॉन्शियसनेस में। उनको मालूम था कि उस गुस्से को क्या करना है। वो लगाम जो कहते हैं ना, वो उनके हाथ में था। किसी इन द इंडिविजुअल्स लाइक बुद्धा, कृष्णा और जीसस, क्या होता है कि ऑल दीज एनर्जीज दे लिव इन परफेक्ट हार्मनी। बिल्कुल एक हार्मनी रहती है, हार्मोनियस एग्जिस्टेंस रहता है इन सभी फीलिंग्स का, इन सभी एनर्जीज का। और इसलिए हम कह सकते हैं कि
ये जो आप हमारी जो बात हो रही है कि ये बिजनेस अगर करना है या फिर सिंगर बनना है या फिर हमारे ध्येय जो होते हैं, ये अगर मेडिटेशन से उभर कर आती हैं ये एक्शंस, तो उसका महत्व, उसका मजा कुछ और होता है, क्योंकि उसमें डिवीजन नहीं होता एनर्जीज का। और ये बात जो है जानना जरूरी भी इसलिए है क्योंकि वो कंसंट्रेशन जो है वो हमारा माइंडसेट नहीं है। हमारी ओरिजिनलिटी जो है वो मेडिटेशन की तरफ, हमारा नेचुरल वे ऑफ लिविंग जो है वो मेडिटेशन के माध्यम से होता है। सो नाइस। मेडिटेशन नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, ऐसा आपका मानना है, ऐसा कहते हैं। तो फिर कंसंट्रेशन, ये हमारी मानसिकता कैसी क्या? बराबर। अभी इसमें क्या है, देखिए इसमें फर्क पड़ता है थोड़ा, एक वेस्टर्न माइंडसेट और ईस्टर्न माइंडसेट जो है, और इस ईस्टर्न में भी इंडियन माइंडसेट पर्टिकुलरली, इसमें थोड़ा सा फर्क है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये थॉट प्रोसेसेस जो है ये एकदम अलग अलग है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न थॉट प्रोसेस में बाहर की दुनिया की तरफ बहुत ध्यान दिया गया है कि बाहर की दुनिया की खोज कि क्या हो रहा है, और ईस्टर्न माइंडसेट में क्या है कि अंदर की दुनिया जो है हमारी थॉट प्रोसेस, उसमें वो ज्यादा खोज करते थे। तो इसलिए हम आज देखते हैं कि वेस्टर्न थॉट में से बहुत सारे साइंटिस्ट उभर कर आए हैं, और ईस्टर्न थॉट में से बहुत सारे साधु, मिस्टिक्स भी, बहुत सारे जेन मिस्टिक्स हैं, बुद्धिस्ट मिस्टिक्स हैं, तो ये पैदा हुए हैं इसमें से। तो इसमें हुआ क्या कि ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ये वेस्टर्न थॉट से हमारे साइड में आया हो। हमारा एक्चुअल नेचुरल वे ऑफ लिविंग जो है वो मेडिटेशन है, पर्टिकुलरली इंडियन साइड में। लेकिन हमें आज की स्थिति में तो हम ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा विस्मरण उसका हो गया है, और ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ये हमारी साइक का आज भाग बन गया है, हम ऐसा कह सकते हैं। अभी इसमें एक बात जो है वो बड़ी जानने लायक है। एक उदाहरण है कि डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन जो है, एक क्रम विकास का सिद्धांत जो डार्विन ने रखा था दुनिया के सामने, कि हर स्पीसीज जो है, हर प्रजाति जो है, वनस्पति की हो या प्राणी की हो, वो एक एक करके उन्नत होती है, विकसित होती है। वैसे ही हम बने हैं, वैसे भी वनस्पतियों की प्रजाति भी उन्नत होती है। तो ये इवोल्यूशन का सिद्धांत जो है डार्विन का, उसका बेस क्या है? उसका बेस है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब वो ये कहते हैं डार्विन की हर प्रजाति को, भले वनस्पति की हो प्राणी की हो, उसको स्ट्रगल करना है, फाइट करना है जिंदा रहने के लिए। और अगर प्रजाति कोई फाइट करके स्ट्रांग नहीं बनती तो वो खत्म हो जाएगी। जो स्ट्रांग है वही सर्वाइव होगी, आगे चलेगी। तो ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन का। मतलब उन्होंने ये कहा कि आपको फाइट करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो ही आप जिंदा रह पाओगे। तो ये डार्विन का बेस है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसकी इवोल्यूशन की थियरी का। तो आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है अतुल जी कि ये डार्विन का सिद्धांत जो है इवोल्यूशन का, ये हमारे ग्रंथों में पतंजलि ने हजारों साल पहले इवोल्यूशन का सिद्धांत लिखा हुआ है उनके योग सूत्रों में। अभी इसमें क्या है कि उनका संस्कृत वचन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, लेकिन वो कुछ इस तरह से है कि जात्यंतराणाम प्रकृत्यः पुरात्, ऐसा पतंजलि ने कहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जात्यंतराणाम, जातियां जो होती है, प्रजातियां, उसमें इवोल्यूशन होता है, क्रम विकास होता है, वो बदलती है, चेंज होती है, उन्नत होती है। लेकिन ये क्यों होती है उन्नत, ये बहुत जरूरी बात है। वो उन्नत इसलिए होती है, पतंजलि कहते हैं कि वो उन्नत इसलिए होती है प्रजातियां क्योंकि प्रकृत्यः पुरात्, मतलब प्रकृति की ओर से पूर्तता उनकी हो गई है। अच्छा, उनका प्रकृति में आने का कोई एक मकसद था, उनका एक ध्येय था, और वो ध्येय की, उस ध्येय की पूर्तता हो गई है, इसलिए वो प्रजाति समाप्त हो गई। ये ऐसा नहीं कि उसको प्रजाति को स्ट्रगल करना पड़ा और वो वीक बन गई और उनकी तुलना में और इसलिए खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। तो ये मतलब ये इंक्लूसिविटी जिसे हम कहते हैं, ये इंडियन माइंडसेट में, इंडियन साइक में बहुत पहले से है। और जब से वेस्टर्न साइंस का, वेस्टर्न थॉट से जो साइंस उभरा है, उसका जब से प्रभाव हमारी मानसिकता पर पड़ना शुरू हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर जिस तरह से जीने का तरीका आजकल हमने अपनाया हुआ है, तो वो हम पर हावी हो रहा है। लेकिन ये बात हम बिल्कुल कह सकते हैं कि आज भी हमारा मन जो है, भारतीय मन हो या फिर ईस्टर्न जिसे हम कहते हैं, वो मन जो है
उसका नेचुरल वे ऑफ लिविंग जो है वो मेडिटेशन है। अच्छा, मुझे एक और सवाल पूछना है कि कुछ बातें जो होती है अचानक सी होती है। जैसे हमने देखा है कि कोई लोग हैं, कोई एक आधा इंसान है जो पढ़ा लिखा नहीं है, ये सवाल हो सकता है कि अपने विषय से अलग हो, लेकिन मुझे एक सवाल आया है क्योंकि आप जैसे जैसे कह रहे हैं तो कुछ सवाल आते हैं कि अचानक जैसे कोई एक ऐसा इंसान है कि जो जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन ऐसी कुछ घटना उसके जीवन में घट जाती है कि उसको आंतरिक ज्ञान आ जाता है। जो मैंने भी देखा है ऐसे लोगों को जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनको अचानक कोई मेडिकल का ज्ञान आता और उसको पूरा समझने लगता। इवन वो अगर किसी को टच भी करता है तो उसको उस रोगी का पता चल जाता है। बिल्कुल। और ऐसे केसेस मैंने कुछ को देखा है कि अगर कोई पेशेंट उसके पूरे रिपोर्ट अगर उस आदमी के पास लेके जाता है तो इंसान कहता है कि रिपोर्ट रहने दो, वो आपको हाथ लगाएगा और बताएगा कि आपको क्या हुआ है। तो ये जो घटना है इसको आप क्या किसका जोड़ दे सकते हैं? बिल्कुल, ये अभी इसमें क्या है कि एक बात हमें ध्यान में यहाँ पे एक लेनी पड़ेगी कि जैसा कि हम जिक्र करते हैं क्वांटम फिजिक्स का बहुत बार, क्वांटम फिजिक्स जो है वो इट इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। तो हमें क्वांटम फिजिक्स से ये सीख लेनी है कि क्या हमारी थॉट प्रोसेस पॉसिबिलिटीज में जा सकती है। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ भी मतलब हम बिना नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं बहुत कठोर विज्ञानवादी हूं कि नहीं, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं इस बात को नहीं मानूंगा, जब तक खुद अनुभव नहीं करूंगा तब तक नहीं मानूंगा, तो भी वो ये एक प्रकार का मतलब एक प्रकार का हट है, जिद है। भले आप विज्ञान की साइड ले रहे हैं लेकिन एक्सेप्टेंस चाहिए। एक्सेप्ट। तो इसमें होता क्या है कि जो आपने कुछ उदाहरण बताए तो हमको ये कहना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिसको हम लौकिक शिक्षा कहते हैं, जो वर्ल्डली एजुकेशन जो होता है कि डिग्री की, डॉक्टरेट किया, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बन गया, उस प्रवाह का आध्यात्मिक प्रवाह से कोई लेना देना नहीं। ये हो सकता है कि आध्यात्मिक लेवल पर एक बिल्कुल जो पहली स्टैंडर्ड भी नहीं पढ़ा है वो बहुत उच्च लेवल पे है, बहुत उच्च स्तर पर है, और दूसरा यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बहुत सारी डिग्रियां हासिल की हैं दुनिया भर की, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर वो हो सकता है कि वो बहुत ही निचले स्तर पर है। ऐसा हो सकता है। स्पिरिचुअल पॉइंट का हमारा ये जो चल रहा है उसका एक उद्देश्य ये भी है कि हम क्या इस भाषा का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। कि ऐसा हो भी सकता है, आई डोंट डिनाई, बट परहैप्स इट इज नॉट माई एक्सपीरियंस, परहैप्स इट इज नॉट मेंट फॉर मी। हमारा इस धरती पर जन्म लेना ही एक बहुत बड़ा रहस्य है जैसे कहा जाए तो। और आज विज्ञान की भाषा में भी क्वांटम मैकेनिक्स है, रिलेटिविटी में जो हो रहा है वो रहस्य से कम नहीं है। तो फिर अगर विज्ञान में रहस्य है तो फिर हमारी इस तरह के जो रहस्य हैं तो हम उनको क्यों डिनाई करें? अच्छा, एक सवाल ये पूछना है मुझे कि जैसे अभी इंटेलेक्चुअल की बात हो रही है, बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, मैंने जैसे आपने कहा कि वो जन्म से बुद्धिमत्ता किसी की कम किसी की ज्यादा हो सकती है, उसका IQ हो गया, उसका सोचने का तरीका, कोई सर्वसामान्य हो सकता है और कोई बहुत ब्रिलियंट हो सकता है। बिल्कुल। तो क्या स्पिरिचुअल थिंग, अध्यात्म ऐसे कोई स्पेसिफिक लोगों के लिए है क्या? अब जैसे कोई किसी को बुद्धिमत्ता कम है तो बेचारा बहुत सिंपल है, लेकिन उसका इंटरेस्ट है कि अध्यात्म में वो घुसे, उसको सोचे, उसको अगर पॉइंट की तरफ जाना है, तो ये दोनों के, कोई इंटेलेक्चुअल इंसान और कोई सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता, जिनको जाना तो है सेंटर पॉइंट, तो उन दोनों को पहुंचने के लिए वक्त अलग अलग लग सकता है क्या, या दोनों को भी हक है, या दोनों में से कोई एक ही इंसान जा सकता है? इस बारे में आपको क्या लगता है? अभी इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वो चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो या ना हो, कोई जैसा आप सामान्य कह रहे, कोई सामान्य व्यक्ति हो या कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, अगर उसका मन जो है वो इस दुनियादारी में, इस दुनियादारी की मौज मस्ती में अगर लगा हुआ है, तो फिर वो उसी सर्कल पे घूमता रहेगा, क्योंकि उसको उसकी प्रायोरिटीज वो है।
क्योंकि उसको सर्कल पे ही कुछ ना कुछ चाहिए। अब जब तक वो सर्कल पे घूम रहा है, वो घूमता ही रहेगा। जब तक, कब तक घूमता रहेगा वो सर्कल पे? जब तक उसको सेंटर की तरफ कोई खिंचाव जो है वो महसूस नहीं होगा। एक तीव्र प्यास होती है सेंटर की तरफ खींचे जाने की। वो प्यास जब तक नहीं लगेगी तब तक उसको सर्कल पे घूमना पड़ेगा, भले वो इंटेलेक्चुअल हो या ना हो। वो क्या है, वो क्या काम करता है, कितना सोच, कितनी बड़ी सोच रखता है, कितनी किताबें उसने पढ़ी हैं, इससे कोई लेना देना। तो फिर ये जो है, ये सेंटर की तरफ जाने के लिए वो प्यास जो है तीव्र, ये अगर आपको लगती है तो ही फिर कुछ हो सकता है सेंटर की तरफ जाने का। अभी आपको मैं ये यहाँ पे एक बात जरूर बताना चाहूंगा अतुल सर कि यहाँ पर ये अभी स्पिरिचुअल पॉइंट है, वैभव पांडे स्पिरिचुअल पॉइंट का हमारा चर्चा सत्र चल रहा है, और इसके माध्यम से हम ये कह भी सकते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो सेंटर की तरफ मुड़ सकते हैं, वैसा करेंगे तो सेंटर की तरफ मुड़ सकते हैं, ऐसा बैठिए वैसा बैठिए, इस तरह से एक्शन कीजिए कोई। लेकिन हम वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेंगे इस मामले में। क्योंकि ये जो बात है, बिल्कुल इसमें एक तथ्य है कि एक तो पहले हमें कोई आध्यात्मिक बाबा या गुरु नहीं बनना है, पहली बात। और इसमें एक सच्चाई ये है कि आपको जब तक वो प्यास नहीं लगेगी तब तक आप सेंटर की तरफ नहीं मुड़ेंगे। वो आपको खुद होकर जो प्यास जो है वो लगनी चाहिए कि, और वो कैसे होता है कि जैसे कि कहते हैं ना, अभी मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि जो मराठी संत हैं, संत तुकाराम, उन्होंने एक वचन में कहा है कि तुका म्हणे मज लागली से भूख। अब ये भूख जो है ये लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको भूख लगती है ना तो फिर आप कैसे भी खाना ढूंढ निकालते हैं, आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती है, फिर आपको खाना चाहिए, आप उस खोज में निकल पड़े हैं। रास्ते में कुछ अगर डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, कुछ मेला है, कुछ फन फेयर है, कुछ एंटरटेनमेंट चल रहा है, तो आप जाएंगे नहीं उस तरफ, क्योंकि आप उस रास्ते पे निकल पड़े, आपको भूख लगी है, आपकी वो प्रायोरिटी है कि भाई मुझे पहले भी निकलना है, खोज के निकलना है खाना। लेकिन अगर पेट भरा हुआ है या फिर भूख अगर आधी अधूरी है तो फिर होता क्या है कि हम पोस्टपोन कर दें, ठीक है चलो थोड़ा मेला देख लेते हैं, चलो थोड़ा पहले ये कर लेते हैं, बाद में वो तो होता रहेगा, क्या अध्यात्म होता रहेगा। तो फिर इसमें बात ऐसी है कि इट्स ए क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी। अभी अगर हमारी प्रायोरिटी सर्कल पे है कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, मुझे रिस्पेक्ट हासिल करना है, और लोगों की तारीफ मुझे मिलनी बहुत जरूरी है, तो वो अगर सर्कल पे हमारे वो प्रायोरिटी है तो हमको उस तरह से ही जीना पड़ेगा, जाने की जरूरत है। अभी इस संदर्भ में मुझे एक बड़ी अच्छी एक शायर की याद आ रही है। एक शायर ने कहा है कि तेरी दुआ है कि तेरी आरजू हो पूरी, तेरी दुआ है कि तेरी आरजू हो पूरी, और मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए। मतलब ये आरजू पूरी होने के जो है ये सर्कल पे चलते ही रहता है, आपको लगता है कि ये आरजू पूरी होनी चाहिए, वो आरजू पूरी होनी चाहिए, लेकिन मेरी दुआ है कि तेरी आरजू ही बदल जाए, आरजू ही बदलना चाहिए, कि ये सर्कल पे नहीं चलेगा काम। तो वो जो भूख जो है, वो प्यास जो है, तीव्र प्यास, वो जब लगती है तो आदमी का झुकाव जो है वो सेंटर की तरफ होता है। और इसके लिए जैसे कि आपने समय का जिक्र किया कि कितना समय लग सकता है या फिर क्या, अभी इसमें एक बात ऐसी है अतुल जी कि जब हम ये सोचते हैं कि मुझे सेंटर की तरफ जाना है, अगर वो भूख नहीं है, वो प्यास नहीं है, तो वो सोचने वाला माइंड है, क्योंकि माइंड को तो कुछ भी चीज दे दो वो अपने इसमें वो छुपा के रख लेगा। तो ये भी चीज जो है, अभी होता क्या है कि सर्कल पे हम घूम रहे हैं, सर्कल पे सफलता मिलती है या फिर असफलता मिलती है, तो हमको सफलता चाहिए, घूम रहे हैं सर्कल पे, तो घूमते घूमते कभी कभी कहते हैं, उब जाते हैं कि छोड़ दो, सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर चलो अरे ये सेंटर का जो है ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, वो ट्राई करते हैं। तो माइंड जो है वो सेंटर की तरफ जाने का वो उसको अपने हिसाब से लेता है, तीव्रता उसकी। हाँ नहीं, वो बोलता है कि तो उससे नहीं होगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो माइंड की बात है, वो आपको भूख नहीं लगी है उसकी, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, इसलिए वो सेंटर की तरफ जाएंगे, ऐसा है। या फिर मिला भी, अगर सफलता भी मिली आपको, सब कुछ मिल गया, तो भी कुछ खालीपन महसूस हो रहा है, तो चलो अभी गॉड देखते हैं, वो सेंटर की तरफ जाके प्रयास करते हैं। तो ये होता है। तो क्या होता है कि ये सेंटर की तरफ जाना जो है, इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द माइंड। ये मिला वो मिला, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो चलो अभी सेंटर, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये सेंटर की तरफ का खिंचाव, ये प्यास जो है, ये माइंड की बात नहीं है ये। क्योंकि देखिए, आपको भूख लगती है तो माइंड का कुछ संबंध नहीं होता इसका,
उसमें। बिल्कुल सर। आप सोचिए, कुछ भी भूख तो आपको लगी है, लगी है, बराबर है। आप यू कैन फील दैट हंगर, लाइक यू नो यू कैनॉट लिव विदाउट इट। वॉट एवर थॉट्स कम टू योर माइंड कि भाई ये ऐसा है वैसा है, वो बोलेगा कि भाई वो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पहले खाना चाहिए। तो वो भूख, तीव्र प्यास, तीव्र भूख जो है वो माइंड को बिलोंग नहीं करती, तो वो भूख चाहिए जो माइंड को बिलोंग नहीं करती। तो वो भूख अगर लगती है तो बिल्कुल ये आप मानकर चलिए कि सेंटर की तरफ झुका होगा। लेकिन इसका समय जो है वो समय माइंड पूछ रहा है, क्योंकि माइंड को चाहिए कि अरे यार सेंटर का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये कितने समय में होगा। तो दिस इज द कैलकुलेशन, माइंड का कैलकुलेशन है। लेकिन समय, और वैसे भी समय की बात मैं आपको कहूं तो ये जो है, जैसा कि हमने कहा कि सर्कल पे हम घूमते रहते हैं, अगर आप थोड़ा ज्यादा चिंतन करते हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा अंदर के सर्कल पे आ जाए, थोड़ा थोड़ा नजदीक आप आ सकते हैं सेंटर के। लेकिन समय की बात अगर करते हैं तो समय इज, टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन, एक आभास है। आपको आज नहीं तो कल, इस लाइफ में या अगले लाइफ में या फिर उसके बाद आपके 100,000 लाइफ होंगे, तो किसी न किसी लाइफ में आपको सेंटर की तरफ जाना ही है। लेकिन जैसा कि इसके पहले भी मैंने कहा, ये एक प्रकृति, नेचर की एक योजना है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। और जैसा कि आपने रहस्य का भी कुछ देर पहले जिक्र किया, तो उस रहस्य में अगर हमारा माइंड जो है उसमें कुछ इंटरेस्ट लेता है, ये क्या है, और खोज शुरू हो जाती है, तो फिर वो खोज जो है वो थोड़ी सी माइंड से हटकर है, अलग है। तो फिर उस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि खिंचाव जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। लेकिन समय जो है, हम समय की बात यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि समय की बात करने वाला माइंड होता है।